Hello, everyone. Welcome to our Earthonomics series, where we shall discuss various issues related to the field of economy for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is helicopter money. Well, it has been in the news quite a lot because various economists have held that if India wants to save itself from the economic crisis due to COVID 19, it has to utilize helicopter money. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया को कोविड 19 इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना है तो हेलीकॉप्टर मनी का सहारा लेना होगा. नाउ इट बेग्स द क्वेश्चन कि हेलीकॉप्टर मनी है क्या एंड हाउ कैन इट सेव आवर इकोनॉमी. क्लियर? सो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे. सो व्हाट शैल वी कवर इन दिस वीडियो? सबसे पहले तो हम देखेंगे रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. हेलीकॉप्टर मनी को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल होता है. इसे ब्रीफ में हम समझेंगे. ऑलराइट, देन विल टर्न टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हेलीकॉप्टर मनी. फिर हम समझेंगे हेलीकॉप्टर मनी है क्या. क्लियर? फिर हम देखेंगे कि क्या इंडिया की लेजिस्लेशंस में, क्या इंडिया के लीगल स्ट्रक्चर में हेलीकॉप्टर मनी का कोई प्रोविजन है. क्या लीगली इंडिया में हेलीकॉप्टर मनी अलाउड है या डिसअलाउड है, नॉट अलाउड है. ऑलराइट, और फिर एंड में जब हम ये तीनों चीजें कवर कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि हाउ कैन हेलीकॉप्टर मनी हेल्प टाइड ओवर कोविड 19 इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. नाउ फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का रोल समझने से पहले हमें ना इकोनॉमी का बेसिक वर्किंग कैसे होती है, इकोनॉमी की बेसिक फंक्शनिंग कैसे है, वो समझना होगा. ना इकोनॉमी बेसिकली काम कैसे करती है उसको समझने के लिए हमें ना एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी को इमेजिन करना पड़ेगा. इस हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में ना कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं है, कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती और लोग जो है ना वो कुछ सेविंग्स नहीं करते. जो भी उनके पास पैसा आता है वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं. राइट, लेट्स सपोज ये हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इंडिया है. इंडिया में कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो रहा, नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट. इंडिया में कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती और इंडिया के लोग सिर्फ खर्चा करते हैं, सेविंग्स नहीं करते. ऑलराइट, अभी के लिए इमेजिन करो इस चीज को. राइट, तो इस इकोनॉमी में ना दो इकोनॉमिक एक्टर्स होंगे, दो तरह के लोग होंगे या दो इकोनॉमिक एजेंट्स होंगे. एक तो होंगी फर्म्स. ये फर्म्स क्या करती हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और हाउस होल्ड्स को बेच देती हैं. हाउस होल्ड्स क्या करेंगे बदले में, हाउस होल्ड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए फर्म्स पे एक्सपेंडिचर करेंगे. राइट, तो ये फर्म्स क्या करेंगी, गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगी, हाउस होल्ड्स को बेचेंगी, हाउस होल्ड्स बदले में इन्हें पैसा देंगे. राइट, अब ये जो पैसा आएगा फर्म्स के पास, ये पैसे का ये फर्म्स करेंगी क्या. वेल, जिससे इन्होंने लैंड रेंट पे लिया था उसको रेंट दे देंगे, जिससे इन्होंने लोन लिया था उसको इंटरेस्ट देंगे, जो इन्होंने लेबरर्स हायर करे थे उनको ये वेजेस दे देंगे, और जो इन फर्म्स का ओनर होगा, जो इन फर्म्स के ओनर होंगे वो बचा हुआ प्रॉफिट ले जाएंगे. राइट, तो जितना भी पैसा एक्सपेंडिचर के फॉर्म में इन फर्म्स के पास आया था, यही पैसा वापस हाउस होल्ड्स के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स. और फैक्टर इनकम्स क्या होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट. राइट, क्योंकि लेबरर्स भी तो हाउस होल्ड से ही आएंगे, एंटरप्रेन्योर्स भी हाउस होल्ड से आएंगे. राइट, और जो लैंड देने वाला होगा रेंट पे वो भी हाउस होल्ड से आएगा, और जो लोन देने वाला है वो भी हाउस होल्ड से आएगा. तो जो हाउस होल्ड्स ने एक्सपेंडिचर करा इन फर्म्स पे वही वापस इनके पास चला गया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम. अब ये जो फैक्टर इनकम है ये हाउस होल्ड्स फ्री में थोड़ी ले रहे हैं, ये बदले में फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो फर्म्स इन्हें फैक्टर इनकम दे रही है. राइट, फैक्टर सर्विसेज क्या होंगी, जैसे लेबरर्स लेबर की सर्विस दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विस दे रहे हैं, जो कैपिटल प्रोवाइड करने वाला है वो कैपिटल की सर्विस दे रहा है, जो लैंड रेंट पे देने वाला है वो लैंड की सर्विस दे रहा है. क्लियर? तो इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी से हमें यह पता चल गया कि पैसा ना घूमता रहता है इकोनॉमी में. मतलब हाउस होल्ड्स के पास जो पैसा होगा वो फर्म्स के पास चला जाएगा और फर्म्स से पैसा इवेंचुअली हाउस होल्ड्स के पास चला जाएगा. ठीक है, तो पैसा इवेंचुअली ऐसे ही घूमता रहता है. ठीक है, जितना ज्यादा हाउस होल्ड्स के पास पैसा होगा, मतलब जितना ज्यादा हाउस होल्ड्स इन फर्म्स पे एक्सपेंडिचर करेंगे उतनी ज्यादा उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, और जितनी ज्यादा इनकम्स बढ़ेंगी हाउस होल्ड्स की उतना ही ज्यादा फर्म्स के पास पैसा आएगा. तो फर्म्स के फायदे में क्या है कि हाउस होल्ड ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें, पर हाउस होल्ड ज्यादा से ज्यादा खर्चा कब करेंगे, जब उनके पास तनख्वाहें ज्यादा आएंगी, फैक्टर इनकम ज्यादा आएंगी. राइट, तो फर्म्स जितना ज्यादा फैक्टर इनकम देंगी उतना ही उनके पास पैसा लौट के आएगा. ना ये तो हो गई एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी. जब इस हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में ये जो हमने अजम्पशंस ली थी, ये अजम्पशंस हम रिमूव कर देते हैं ना, तो भी हमें पता चलता है कि पैसा ना लगभग सर्कुलरली ही घूमता रहता है.
नाउ लेट्स सपोज इस इकोनॉमी में से मैं एक्सटर्नल ट्रेड की अजम्पशन हटा देता हूं. लेट्स सपोज ये इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगी, तो फर्म्स क्या करेंगी? फर्म्स ये एक तो गुड्स एंड सर्विसेज बना के इंडिया अपने डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स को दे रहे हैं, बट कुछ फॉरेन हाउस होल्ड्स भी हैं जिनको ये फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही है, यानी कि एक्सपोर्ट कर रही है. तो ये फॉरेन हाउस होल्ड्स भी इस फर्म पे एक्सपेंडिचर करेंगे, तो इस फर्म के पास पैसा आएगा. ये जो पैसा इस फर्म के पास आएगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? वो फैक्टर इनकम के तौर पे इन्हीं हाउस होल्ड के पास चला जाएगा. तो जितना ज्यादा ये फर्म एक्सपोर्ट करेगी उतना ही ज्यादा हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी उतना ही ज्यादा एक्सपेंडिचर वापस फर्म पे हो जाएगा. तो कहना इसे एक्सपोर्ट्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इस इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा इस इकोनॉमी को, राइट? सिमिलरली जितने ज्यादा इस इकोनॉमी में इंपोर्ट्स होंगे ना उतना इकोनॉमी बैठेगी, गिरेगी. क्योंकि ये जो हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर पहले कर रहे थे सिर्फ इंडिया की फर्म्स पे या डोमेस्टिक फर्म्स पे, अब कुछ एक्सपेंडिचर ये फॉरेन फर्म्स पे करेंगे, यानी कि इंपोर्ट करेंगे. तो ये जो पैसा पहले इंडिया की फर्म्स पे ही जा रहा था, डोमेस्टिक फर्म्स पे जा रहा था, अब ये पैसा लीक होके फॉरेन फर्म्स में भी जाएगा. तो इससे इकोनॉमी में पैसा कम होना शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाएगी, राइट? सो इंपोर्ट्स एक्ट एज लीकेज टू द इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट्स एक्ट एज इंजेक्शन टू द इकोनॉमी. सिमिलरली इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है? गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर वगैरह करती है, गवर्नमेंट भी तो रोड्स ब्रिजेस वगैरह बनाती है, गवर्नमेंट भी तो फर्म से कुछ सामान खरीदती है, राइट? तो हाउस होल्ड्स के अलावा गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर करती है, राइट? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू फर्म्स को पैसा देती है जो कि इवेंचुअली फैक्टर इनकम के फॉर्म में हाउस होल्ड्स के पास आ जाता है. तो गवर्नमेंट को अगर कभी एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ानी है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, राइट? तो इकोनॉमी जनरली कैसे काम करती है? इकोनॉमी ऐसे काम करती है, पैसा जनरली सर्कुलरली फ्लो करता रहता है. अगर फर्म्स को पैसा ज्यादा चाहिए या फर्म्स को अगर ज्यादा पैसा कमाना है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो उन्हें ज्यादा इनकम देनी पड़ेगी, हाउस होल्ड्स की इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसी पैसे से फर्म्स को पैसा मिलता है. ऑलराइट, नाउ अब आपको समझ आ गया कि इकोनॉमी बेसिकली काम कैसे करती है. अब हम देखते हैं कि इकोनॉमी में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है. नाउ लेट्स सपोज ये इकोनॉमी ना रिसेशन के थ्रू गुजर रही है, ठीक है? रिसेशन में क्या होता है? फर्म्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, राइट? इकोनॉमिक स्लोडाउन का मतलब क्या है कि फर्म्स की एक्टिविटी गिर जाती है, मतलब कम से कम गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे. कम से कम गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तो कम से कम लोगों को जॉब्स मिलेंगी, कम से कम लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो फैक्टर इनकम भी कम हो जाएगी. जब फैक्टर इनकम कम हो जाएगी तो हाउस होल्ड्स की इनकम भी गिर जाएगी, हाउस होल्ड्स के पास पैसा नहीं रहेगा, और अगर हाउस होल्ड्स के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या एक्सपेंडिचर करेंगे फर्म्स पे? तो ओवरऑल इकोनॉमी में ना पैसे की कमी हो जाएगी. नाउ जब भी इकोनॉमी में रिसेशन होता है ना तो गवर्नमेंट पता है कैसे हेल्प करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खुद से एक्सपेंडिचर करना शुरू कर देती है. जब भी इकोनॉमी में रिसेशन होगा तो हाउस होल्ड्स की तरफ से तो एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा, तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी. गवर्नमेंट रोड्स ब्रिजेस वगैरह कंस्ट्रक्ट ज्यादा करना शुरू कर देगी, गवर्नमेंट अपने पब्लिक सर्वेंट्स को या अपने इंप्लॉयज को ज्यादा तनख्वाहें देनी शुरू कर देगी, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देगी. गवर्नमेंट इवेंचुअली अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है. जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देगी तो ज्यादा पैसा आएगा फर्म्स के पास. जब ज्यादा पैसा आएगा फर्म्स के पास तो वो ज्यादा फैक्टर इनकम्स देंगे हाउस होल्ड्स को, और जब ज्यादा फैक्टर इनकम देंगे वो हाउस होल्ड्स को तो उतना ही ज्यादा हाउस होल्ड्स एक्सपेंडिचर भी करेंगे फर्म्स पे, और इकोनॉमी वापस बैक ऑन ट्रैक आने लग जाएगी, राइट? तो जब भी रिसेशन होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है अपनी और अपने टैक्सेस कम कर देती है, राइट? एक और तरीका है रिसेशन वाली इकोनॉमी या स्लो डाउन वाली इकोनॉमी को बूस्ट करने का, और वो पता है क्या तरीका है? जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है ना तो हम कहते हैं इकोनॉमी में पैसा नहीं है, इकोनॉमी में पैसे की कमी है, राइट? ना फर्म्स के पास पैसा है ना हाउस होल्ड्स के पास पैसा है. तो इकोनॉमी में जब पैसे की कमी होती है ना तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? इकोनॉमी की मनी सप्लाई बढ़ा देता है, ठीक है? तो जब भी इकोनॉमी में स्लो डाउन होगा तो जो सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई. तो आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देगा. जब आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा देता है तो क्या होता है? इकोनॉमी में पैसे का फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है, लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ जाती है. जब पैसे का ज्यादा फ्लो बढ़ जाएगा तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा, फैक्टर इनकम भी ज्यादा होंगी, और इकोनॉमी वापस बैक ऑन ट्रैक आने लग जाएगी. तो जब भी कभी इकोनॉमी में रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ा देता है. ये जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाने की पॉलिसी है ना इसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, और आरबीआई की ये जो मनी सप्लाई को चेंज करने की पॉलिसी है इसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आप इकोनॉमी को मैनेज कर सकते हो. So when your economy is going through a slowdown, you can boost your economy through two ways, either through fiscal policy
और थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और बोथ। अब फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर एंड रिड्यूसेस इट्स रिसीट्स। गवर्नमेंट के पास रिसीट्स किस फॉर्म में आती है? टैक्सेस के फॉर्म में जनरली। तो गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स कम कर देगी, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी तो ही तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा पंप करेगी, राइट? नाउ दिस एक्शन ऑल्सो नोन एज फिस्कल एक्सपेंशन। जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है और रिसीट्स कम कर देती है, उसे हम फिस्कल एक्सपेंशन कहते हैं। दिस इंक्रीज इन फिस्कल एक्सपेंशन या दिस फिस्कल एक्सपेंशन गिव्स अ बूस्ट टू एग्रीगेट डिमांड। जितना ज्यादा हाउस होल्ड डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, उतना ही ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो जब इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कम होता है या रिसेशन होता है या स्लो डाउन होता है, तो हाउस होल्ड की तरफ से एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, तो डिमांड कम हो जाती है। तो उस डिमांड को बूस्ट करने के लिए फिस्कल एक्सपेंशन करती है गवर्नमेंट, राइट? तो फिस्कल एक्सपेंशन से एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होती है। सो ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन गवर्नमेंट्स इंक्रीज देयर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं as compared to their receipts. Governments increase their fiscal deficit to compensate for shortfall in aggregate demand. Alright? तो ये हो गया फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन देयर इज लिक्विडिटी डेफिसिट या लिक्विडिटी क्रंच इन द इकोनॉमी, पैसे की कमी होती है। सो द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस मनी सप्लाई टू कॉम्पनसेट फॉर शॉर्टफॉल इन लिक्विडिटी। ऑलराइट, दिस एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज नोन एज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ऑलराइट, तो अब आपको समझ आ गया मोटे मोटे तौर पे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे हम यूज कर सकते हैं टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम आ जाते हैं हेलीकॉप्टर मनी पे। हेलीकॉप्टर मनी क्या है? सो हेलीकॉप्टर मनी, also known as helicopter drop, is a term coined by Milton Friedman that refers to a last resort type of monetary stimulus strategy to spur inflation and economic output. हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप इज अ टर्म कॉइंड बाय मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म बनाया था। नाउ हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप इकोनॉमिक आउटपुट या इन्फ्लेशन को बूस्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, मॉनेटरी स्टिमुलस। नाउ इसको समझने से पहले ना आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। लेट्स सपोज ये इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, राइट? जो कि अभी चल भी रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ना हमारी इकोनॉमी के साथ हमारी गवर्नमेंट इंटरैक्ट कैसे करती है? हमारी इकोनॉमी में पैसा पंप करती है गवर्नमेंट थ्रू इट्स एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा के हमारी इकोनॉमी में पैसा पंप करती है, और हमारी ही इकोनॉमी से गवर्नमेंट पैसा कैसे बाहर निकालती है? थ्रू रिसीट्स। गवर्नमेंट जितना ज्यादा टैक्स लगाएगी उतना ही ज्यादा लोगों से पैसा ले जाएगी गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा पंप करती है थ्रू एक्सपेंडिचर और पैसा निकाल लेती है थ्रू रिसीट्स। नाउ इस एक्सपेंडिचर रिसीट्स को ही वेरी करके गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी निकालती है। नाउ अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो नेट एक्सपेंडिचर शुड बी ग्रेटर देन नेट रिसीट्स, राइट? तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर शुड बी ग्रेटर देन रिसीट्स, तभी नेट पैसा इकोनॉमी में जा रहा है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है उसकी रिसीट से, तो उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब गवर्नमेंट नेट ज्यादा पैसा डाल रही है। जैसा कि हमने सर्कुलर फ्लो में करा था, अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो उस रिसेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि उस रिसेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा, रिसीट्स कम करनी पड़ेंगी, टैक्सेस कम करने पड़ेंगे। नाउ गवर्नमेंट का जो ये फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट का ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट इस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को पूरा कैसे करती है? कहां से लाती है पैसा गवर्नमेंट? नाउ गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाती है, राइट? गवर्नमेंट मार्केट से बोरो कर सकती है और गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो कर सकती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर सकती है। बट एक तरीका पता है क्या है जो गवर्नमेंट रेयरली यूज करती है? गवर्नमेंट ना आरबीआई को ऑर्डर दे देती है कि आप पैसा प्रिंट करो। आरबीआई जब पैसा प्रिंट करता है, गवर्नमेंट उससे वो नया प्रिंटेड पैसा बोरो कर लेती है और उससे अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है या अपना फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कर देती है, राइट? तो डोंट यू थिंक इसमें दोनों चीजें लग रही है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी लग रही है और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी लग रही है, राइट? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे लग रही है? आरबीआई ने नई करेंसी प्रिंट करी है, इससे मनी सप्लाई बढ़ गई, और गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रही है, तो इससे फिस्कल एक्सपेंशन भी हो रही है। तो जब गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर देती है कि आप मनी सप्लाई बढ़ाओ, आप नई करेंसी प्रिंट करो और उस नई करेंसी को हम यूज करेंगे इन आर एक्सपेंडिचर्स या इन फाइनेंसिंग आर फिस्कल डेफिसिट, राइट? इसको हम कहते हैं हेलीकॉप्टर मनी। ये ऐसा ही हो गया कि आरबीआई ने नई करेंसी प्रिंट करी, गवर्नमेंट को दे दी, और गवर्नमेंट ने उस पैसे को डाला हेलीकॉप्टर में और उस हेलीकॉप्टर को उठा के इकोनॉमी में डाल दिया, राइट?
आरबीआई ने नई करेंसी प्रिंट करी और गवर्नमेंट को दे दी, और गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर पे चढ़ के वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इकोनॉमी में। जैसे ये पिक्चर बनी हुई है ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल वैसा गवर्नमेंट पैसा नया प्रिंट कर रही है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ऑलराइट, नाउ दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड हेलीकॉप्टर मनी, राइट। ओवर द टॉप गवर्नमेंट आती है और एकदम से लोगों में पैसा बांट जाती है, नई करेंसी प्रिंट करवाती है और लोगों में पैसा बांट जाती है, राइट। सो हेलीकॉप्टर मनी क्या है? In simple terms, it is an expansionary fiscal policy that is financed by an increase in an economy's money supply. जब आप करेंसी नई प्रिंट करते हो तो आप मनी सप्लाई इंक्रीज करते हो, और वो नई प्रिंटेड करेंसी को आप यूज कहां कर रहे हो? अपना फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने में, एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने में। सो इट इज एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी दैट इज फाइनेंस्ड बाय एन इंक्रीज इन एन इकोनॉमीज मनी सप्लाई। ऑलराइट, इट कुड बी एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग और अ टैक्स कट। गवर्नमेंट ये नए प्रिंटेड करेंसी को कैसे भी यूज कर सकती है, लोगों के अकाउंट में पैसा जमा कर सकती है, एज गुड एज हेलीकॉप्टर पे चढ़ के पैसा भी थ्रो कर सकती है। नाउ लिटरली गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, हेलीकॉप्टर पे चढ़ के पैसा थ्रो करना इज अ मेटाफर, बट गवर्नमेंट उससे अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर सकती है। It could be an increase in spending or a tax cut, but it involves printing large sums of money and distributing it to the public in order to stimulate the economy. राइट, सो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर देती है आरबीआई को, नई करेंसी प्रिंट करे, उस पैसे को गवर्नमेंट बोरो करती है और उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पब्लिक में। दिस इज हेलीकॉप्टर मनी। एंड व्हाई डू वी यूज द वर्ड हेलीकॉप्टर मनी या हेलीकॉप्टर ड्रॉप? दिस इज एज गुड एज प्रिंटिंग न्यू करेंसी, climbing a helicopter and then distributing that money, throwing that money away to the public. Right? Clear? चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जो हमने क्या डिस्कस करना था। इज देयर एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर हेलीकॉप्टर इन इंडिया, हेलीकॉप्टर मनी इन इंडिया? क्या इंडिया में कोई लीगल प्रोविजन है जो हेलीकॉप्टर मनी को अलाउ करता है? बिल्कुल है। एक एक्ट है जिसका नाम है एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। नाउ ये एफआरबीएम एक्ट पता है किस लिए लाया गया था? गवर्नमेंट्स पहले पता क्या करती थी, गवर्नमेंट अपना ना फिस्कल डेफिसिट एक्सपैंड करती रहती थी और गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाता था, वो अनकंट्रोलेबली बढ़ता जाता था। तो गवर्नमेंट में डिसिप्लिन लाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम करे, आप एफआरबीएम एक्ट लेके आए थे। सो एफआरबीएम एक्ट वाज एनैक्टेड बाय पार्लियामेंट टू प्रोवाइड लीगल बैकिंग टू फिस्कल डिसिप्लिन बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन इंडिया। नाउ एफआरबीएम एक्ट प्रोहिबिट्स मोनेटाइज्ड डेफिसिट। अब ये मोनेटाइज्ड डेफिसिट क्या होता है? मोनेटाइज्ड डेफिसिट वही है, सिंपल, प्रिंटिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी टू कवर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए आप करेंसी प्रिंट करवाते हो, राइट? इसे हम मोनेटाइज्ड डेफिसिट कहते हैं। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन दिखाना है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर गवर्नमेंट से कम करवाना है तो गवर्नमेंट पे बैन लगाना पड़ेगा, किस चीज का? कि गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करवा के एक्सपेंडिचर ना करे। तो एफआरबीएम ना राइटली सो प्रोहिबिट करता है कि मोनेटाइज डेफिसिट नहीं होगा। आप आरबीआई को बार बार ऑर्डर नहीं दे सकते जब आपके खर्चे बढ़ जाते हैं कि हमारे खर्चों के लिए हम नई करेंसी प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि ये गलत होगा। बट एफआरबीएम एक्ट में ना एक प्रोविजन है, वो प्रोविजन अलाउ करता है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए ना तो आप मोनेटाइज डेफिसिट कर सकते हो। सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ एफआरबीएम एक्ट अलाउज द आरबीआई to subscribe to primary issue of government security. Primary issue of government security का मतलब ही monetized deficit होता है। Government securities क्या होती है? गवर्नमेंट के borrowing instruments होते हैं ना। So section 5 clause 3 allows RBI to subscribe to primary issue of government securities under special circumstances like war और नेशनल कैलामिटी। तो अगर वॉर की सिचुएशन है या नेशनल कैलामिटी की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट मोनेटाइज डेफिसिट का सहारा ले सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वॉर के अलावा कोरोना वायरस से बड़ी नेशनल कैलामिटी हमारे देश में आज तक नहीं हुई, राइट? सो इसीलिए गवर्नमेंट को अगर हेलीकॉप्टर मनी को यूज करना है, हेलीकॉप्टर मनी को इंप्लॉय करना है, तो गवर्नमेंट हैज टू इन्वोक सेक्शन 5 क्लॉज 3 ऑफ एफआरबीएम एक्ट। अगर गवर्नमेंट ये इन्वोक कर देगी और बोलेगी कोविड-19 इज अ नेशनल कैलामिटी, तो गवर्नमेंट कैन ऑर्डर आरबीआई टू प्रिंट लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड यूज इट टू give relief to the poor. If government of India wants to try helicopter drop to tide over this COVID-19 induced economic crisis, it will have to invoke section 5 clause 3 of FRBM Act. Clear? अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ कैन हेलीकॉप्टर मनी हेल्प टाइड ओवर कोविड-19 इंड्यूस्ड इकोनॉमिक क्राइसिस? ये अब आप ऑटोमेटिकली खुद से आंसर कर सकते हो। जैसा कि हमने इधर ही पढ़ा था कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ती है, मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ती है, और हेलीकॉप्टर मनी दोनों कर रहा है। हेलीकॉप्टर मनी फिस्कल एक्सपेंशन भी है, हेलीकॉप्टर मनी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। दैट्स
ऑल अबाउट हेलीकॉप्टर मनी. आई होप आपको ये समझ आया हो. अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन प्लीज राइट अबाउट दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स. अगर नहीं कोई डाउट है तो उससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं हुई. ऑलराइट, so that's it from my side guys. I'll see you next time with more videos on economy. Thank you.